हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बस बेटा, जितने ये नोट्स हैं बस चैप्टर उतना ही पेंडिंग है। ठीक है जी, 4-5 पेज के नोट्स हैं ये। 2 या 2.5 लेक्चर लगना चाहिए और बेटा सारा कोर्स खत्म। ठीक है, केस स्टडी करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट। सब सामने देख रहे हैं बेटा, टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करना है, आप सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। ये डिस्कशन ना बेटा इस टॉपिक के बीच में कहीं आएगा, तब ये डिस्कशन नहीं करूंगा, आप फिलहाल सामने देखो। मान लो बेटा, अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हो, सामने देखना प्लीज। ठीक है जी, आप कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हो, एक कंट्री है यूएस से, वहां से आप कोई गुड्स खरीदना चाहते हो, आप रेजिडेंट हो इंडिया के। ठीक है जी, आप इंपोर्ट करना चाहते थे मिस्टर ए से, आप हो मिस्टर बी। आपने मिस्टर ए को बोला कि यार तो एक काम कर, सबसे पहले ना गुड्स को ना वेसल पर रखवा दे। ठीक है जी, और मुझे डिटेल भेज दे कोई तो। जैसे हम अगर ट्रांसपोर्ट पे गुड्स रखते हैं तो आपको प्रूफ के तौर पर बिल्टी मिलती है कि ये गुड्स आपको बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, आपने कह दिया भैया तू वेसल पे रखवा, कोई तो रसीद देगा, रसीद मुझे भेज दियो, जैसे ही मुझे प्रूफ मिलेगा कि तूने वेसल पे रखवा दिया मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मैं पागल हो गया तू? ऐसे थोड़ी होता है। एक काम कर तू, फटाफट से ना मेरे बैंक अकाउंट ले, इस बैंक अकाउंट में ना पैसे जमा कर दे। इन्हें कह दिया को मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, फटाफट से एडवांस जमा कर दे। जैसे ही तू एडवांस जमा करेगा मेरे पास पैसे पहुंच जाएंगे, मैं गुड्स यहाँ से चला दूंगा। बिना तेरा दिमाग खराब है? उसने कहा भाई तरीका वही ठीक है, तू वेसल पे गुड्स रखवाएगा, रसीद की कॉपी देगा तो मैं पैसे दूंगा। कहने का तरीका वही ठीक है, तू एडवांस डाल लेगा, जब एडवांस आएगा तो मैं सोचूंगा पेमेंट करनी है। भैया दोनों जिद पड़े हैं, एक कह रहा गुड्स भेज, दूसरा कह रहा पैसे भेज। बेटा क्या किया जाए, पहले गुड्स भेजा जाए पैसे भेजा जाए? क्योंकि ए ने कह दिया भाई मुझे डर है कि अगर मैंने यहां से गुड्स चला दिए, वेसल पे रखेगा और तूने पैसे ना दिए तो। बीने का सेम डर मुझे भी तो है, मैंने एडवांस दे दिया, तेरे बैंक अकाउंट में पहुंच गया, तूने गुड्स ना चलाए तो क्या करा जाए आप बताओ? गुड्स पहले या पैसे पहले? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? सॉल्यूशन तो तभी समझ में आएगा ना भैया। कुछ भी नहीं तो फिर तो हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर तो हो गया ग्लोबलाइजेशन। बंद करते हैं टॉपिक। तुझे भी बंद करके जाऊंगा आज यार। अच्छा, चैप्टर नहीं कम होगा, बस ये 3 पेज कम हो जाएंगे, घबराना तू। हाँ जी बेटा, सामने देख रहे हैं सब, क्या होना चाहिए पहले वासु भाई? पेमेंट। यस, याद आया, कभी मैंने डिस्कस कर रखा था जब हम लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। मरीन इंश्योरेंस में बात समझाई थी, अब दोबारा समझा रहा हूँ, सामने देखना सब। सर ऐसे केसेस में ना एक स्पेशल अकाउंट खुलता है नोन एज एलसी, जिसको प्यार से एलसी बोलते हैं, पूरा नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। सुनना जी आराम से इस चीज को। बेटा मिस्टर बी ने पूछा ए से, आप बताओ यूएसए में कौन सा इंडियन बैंक है आपके आसपास? इसने जवाब दिया जी मेरे घर के आसपास एक इंडियन बैंक है नोन एज एसबीआई। बेटा मिस्टर बी पहुंच गया एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वहां पर बेटा एक अकाउंट खुलवाया, स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट नोन एज एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। और बेटा इस अकाउंट में पैसे जमा करती है। बेटा इस अकाउंट की ब्यूटी ये है कि एक बार पैसे जमा हो गए, विड्रॉल का राइट खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है जी, बेटा मिस्टर बी ने पैसे जमा कर दिए अब एलसी में। ये एसबीआई इस एसबीआई को गारंटी देता है, इसके बाद तो पैसे बच्चे में, इसे तो कोई टेंशन नहीं। इस एसबीआई ने इस एसबीआई को गारंटी दे दी कि मेरे पास पैसे पड़े हैं आपके। ठीक है जी, आप ए को बोलो कि यहां से कुछ चला है, पैसे मैं दूंगा। इंसान की गारंटी वैलिड नहीं, बैंक गारंटी तो वैलिड है, बैंक गारंटी तो वैलिड है। चलो जी भैया, इसने इसको गारंटी दे दी, एसबीआई ने मिस्टर ए को गारंटी दे दी, तू वेसल पे गुड्स रख के आ जा, प्रूफ ले आ, मैं देता हूं पैसे, मेरे पास पड़े हैं पैसे। भैया इंसानों की गारंटी तो वैलिड नहीं है, पर बैंक गारंटी दे रहा है एक को, वो तो वैलिड है। बेटा मिस्टर ए ने वेसल पे गुड्स रख दिए, ठीक है जी, गुड्स चलाकर आ गया रसीद लेकर,
वो रसीद दे दी एसबीआई को कि लो जी लाओ मेरे पेमेंट लाओ। एसबीआई बैंक ने कहा जी 10 मिनट बैठो अभी आ रही है पेमेंट। बेटा ये एलसी की ये जो रसीद की कॉपी है आपने क्या करा, स्कैन करी, इस एसबीआई को मेल डाल दी तुरंत और कह दिया फंड रिलीज करो। बेटा इस एसबीआई ने क्या करा, जैसे ही वो रसीद की कॉपी देखी फंड रिलीज कर दिए एसबीआई को। एसबीआई ने पैसे दे दिए इसको, इसको मिल गए पैसे, सामने देखते रहना, इसको पैसे मिल गए। बेटा ओरिजिनल कॉपी पोस्ट के थ्रू इस तक पहुंचाई जा रही है, कुरियर की जा रही है, मेल तो कर ही दी थी। ओरिजिनल कॉपी 3-4 दिनों में बेटा यहाँ पहुंच गई एसबीआई के पास। एसबीआई ने वो ओरिजिनल कॉपी बी को दे दी, बी जाएगा पोर्ट पे और बेटा पोर्ट से गुड्स क्लियर करा के ले आएगा वो रसीद दिखाकर कि ये गुड्स मेरे हैं। समझ में आया पूरा प्रोसीजर? पूरा इंपोर्ट पूरा एक्सपोर्ट पेमेंट मैकेनिज्म का यही ऑप्शन है, और कोई पेमेंट मैकेनिज्म के ऑप्शन नहीं है बेटा। एलसी पर पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। दिखाई दे रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। अब बेटा मेरे पास टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। किसी टाइम पर ना बेटा टॉपिक इंपोर्ट प्रोसीजर भी हुआ करता था, पर बेटा अभी नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, सीबीएसई ने हटा दिया। पहली बात ये देखो बेटा, इस टॉपिक के ना नाम है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब सब समझते हैं? प्रोसीजर मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बेटा इसकी हेडिंग आगे पीछे नहीं की जा सकती। ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज नहीं लिख रहे हो कि पहले नंबर पे थर्ड नंबर पे जो बुक में हेडिंग लिखी थी वो याद आई, वो चिपका दी, फिर दूसरी हेडिंग याद आई जो 5वें नंबर पे बुक में लिखी थी चिपका दी। यहाँ से नहीं चलेगा, ये प्रोसीजर है, ठीक है ना? मैगी बनाने का एक प्रोसीजर है। ऐसा हो सकता है लास्ट स्टेप पहले पढ़ लूं, सर्व द मैगी, कच्ची दे दूं, प्रोसीजर है ना, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा ना। तो बेटा यहाँ पे भी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। पढ़ें जी एक्सपोर्ट प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या लिखा है। पहला स्टेप फटाफट से आप पढ़कर बताएंगे क्या लिखा है, फटाफट से पढ़ो। रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। बेटा रिसिप्ट कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना जी। रिसीट, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। अकाउंट्स के बच्चे हो यार, रिसिप्ट रिसिप्ट करते रहते हो बैठ गए यहाँ। लो सामने देखना पुत्र जी, मेहुल बेटा कोई पर्सन है यूएसए से, सामने देखो जी, कोई पर्सन है यूएसए से, एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, इंडिया के एंगल से लिखा गया, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। आराम से सुनना बेटा, कोई पर्सन है यूएसए में बैठा हुआ, मिस्टर ए, इससे ना बेटा सब्सटेंशियली लार्ज क्वांटिटी में ना इंपोर्ट करना है लैपटॉप्स को, ठीक है जी। या कुछ और समझ लो, मान लो टाइल्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है, ये फ्लोर टाइल, ठीक है, फ्लोर टाइल इसने इंपोर्ट करनी है क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ती है और यूएसए में बहुत कॉस्टली है। इसने डिसाइड करा कि जो भी डीलर है ना इंडिया में टाइल बेचते हैं मैं सबको कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। मेल एड्रेस ढूंढ लिए सबके गूगल पर जाकर, ठीक है जी, कांटेक्ट नंबर ढूंढ लिए, सबको मेल डाली कि मैं इतनी इतनी क्वांटिटी में, कुछ लाख क्वांटिटी में टाइल्स को खरीदना चाहता हूं, आप मुझे बताओ किस रेट पे सप्लाई कर सकते हो, क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, सब बता दो इन डिटेल, ठीक है जी। बेटा मान लो इसको मिले थे 5 डीलर, सबको इसने बेटा भेज दी है इंक्वायरी, सॉरी ये बी सी डी ई एफ कर लो, ठीक है जी। बाबू क्या है हेडिंग का नाम, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। इंक्वायरी मिल गई सबको, ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, कोटेशन बेचेंगे। कोटेशन समझते हैं सब क्या होती है, क्या होती है कोटेशन? What is the difference between the term invoice and quotation? कुछ फर्क होता है क्या? कोटेशन और इनवॉइस में क्या फर्क होता है? हाँ जी सर। अच्छा एग्जैक्टली यही फर्क है बेटा। अगर बी से एक कहता लाख क्वांटिटी खरीदनी है जी, बिल बनाओ भैया, अगर फाइनल परचेज सेल हो चुकी है तो दिया जाएगा बिल, सीधा इनवॉइस दिया जाएगा। इनवॉइस कुछ और थोड़ी होता है, बिल होता है। कोटेशन क्या होता है,
अभी तो बात कच्ची है ना, अभी कौन सी पक्की हो गया है, अभी तो वो बता रहा है कि बताओ भैया किस रेट पे दे सकते हो। तो बेटा मैं बिल नहीं दे सकता सीधा, मैं अभी क्या दूंगा बेटा, उसको कोटेशन दूंगा। और कोटेशन का एक दूसरा नाम भी होता है, कोटेशन को प्यार से बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। कोटेशन को प्यार से बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। देखने में बिल्कुल इनवॉइस के जैसा होता है, बट एक्चुअल इनवॉइस ये नहीं है। समझ में आई बात? बाबू सबने कोटेशन दी कि 1 लाख टाइल, इसने कहा जी मैं 17 रुपए फुट में टाइल दे दूंगा, इसने कहा जी 20 रुपए, किसी ने कहा 22 रुपए, किसी ने कहा 18 रुपए, सबने अपने अपने रेट बेच दिए इसके पास। डन है जी, पहला स्टेप समझ में आता है क्या है पहला स्टेप, बस इतना सा स्टेप है। डन, एक सेकंड का पूछ करना बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं, सामने देखेंगे सब। तो इस भाई छुट्टी तभी होगी जब ढंग से पढ़ोगे इस बैच में, अगला बैच भी है मेरे पास। बेटा कहता है द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट सेंड एन इंक्वायरी टू द डिफरेंट एक्सपोर्टर रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड इन्फो रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एडवांस टॉपिक्स से पहले ही शुरू कर रहा हूँ अभी तो, स्ट्रेंथ है ये और दिख जाएगी, ठीक है ना। 10 पैसे भी ऑल इंडिया अगर कोई बात कर देना इतनी जितनी मैं बात करूंगा, 10 पैसे भी मेरे से मैं मान जाऊंगा। उन्होंने कस्टम एक्ट नहीं पढ़ रखा जो पढ़ा रहे हैं 11-12, मैंने पूरा कस्टम एक्ट पढ़ रखा है, ठीक है जी। मैं जो बातें बताऊंगा कोई नहीं बताएगा, और ये अभी साबित होना शुरू हो जाएगा पहली एंडिंग से। बेटा कह रहा है प्रोस्पेक्टिव जो बायर है प्रोडक्ट का, मेरे एग्जांपल में ए प्रोस्पेक्टिव का मतलब समझते हो ना, फ्यूचर में, फ्यूचर बायर है, ये खरीद नहीं लिया अभी इसने, अभी तो मांग ही रहा है रेट आपसे, क्या हो गया बेटा। जो प्रोस्पेक्टिव बायर है कहता है इंक्वायरी भेज रहा है सारे के सारे एक्सपोर्टर को, जी बता दो किस प्राइस पे दोगे, कैसी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी टर्म्स एंड कंडीशन में मेरी चर्चा बकाया बताऊंगा बेटा। कहता है एक्सपोर्टर कैन बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सच एन इंक्वायरी इवन बाय वे ऑफ एड इन द प्रेस पुट इन बाय द इंपोर्टर। बेटा देखो ये बहुत पुराना तरीका है, कहता है एक्सपोर्टर को ऐसे भी इन्फॉर्म किया जा सकता है कि इंपोर्टर प्रेस में एक ऐड दे दे, मतलब ये बैठा हुआ यहाँ से यूएसए की प्रेस, यूएसए का पर्सन ये क्या कर सकता है, इंडिया की प्रेस में कांटेक्ट कर सकता है, दैनिक जागरण और अमर उजाला और बड़े न्यूज़पेपर, उन्हें कह सकता है ऑल इंडिया मेरे को ये ऐड चलाना है, मुझे टाइल का एक्सपोर्टर ढूंढना है। सर ये बहुत पुराना वे है, आज की तारीख में न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की क्वांटिटी वैसे ही गिर चुकी है, कभी भी एक्सपोर्टर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आज की तारीख में हम कैसे ढूंढते हैं बेटा, गूगल पे ही ढूंढते हैं, वैसे ही ढूंढेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं द एक्सपोर्टर सेंड अ रिप्लाई टू द इंक्वायरी इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन रेफर टू एज परफॉर्मा इनवॉइस। द परफॉर्मा इनवॉइस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एट विच द एक्सपोर्टर इज रेडी टू सेल द गुड्स and also provide info about the quality, grade, size, weight, mode of delivery, type of packaging and the payment terms। चलो जी बेटा कह रहा है परफॉर्मा इनवॉइस देंगे और सब कुछ बताएंगे बेटा। देखो आपको क्या क्या बताना पड़ सकता है आप ये भी समझो बेटा। प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करके दोगे, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है बेटा जो बहुत सेंसिटिव है तो आपको भी पता है कितने रिस्क है। दूसरा मोड ऑफ डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवर कैसे होगा भैया। ऐसा हो सकता है ये दोनों कंट्री लैंड रूट से मिलती हो, कुछ कंट्री ऐसे हैं ना जो लैंड रूट से मिलती है, नेपाल भूटान हमारे लैंड रूट से मिलती है, तो भैया कैसे बेच सकते हो प्रोडक्ट, लैंड रूट से भी बेच सकते हो, एयर रूट से भी बेच सकते हो, मरीन रूट से भी बेच सकते हो। अब बेटा मैं स्पेसिफिकली मरीन रूट की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं बेटा पूरी बुक, क्यों, क्योंकि बेटा लैंड रूट हमारा सिर्फ 2-3 कंट्री से मिलता है, बाकी डिस्कशन का फायदा ही नहीं है, इसलिए लैंड रूट क्या डिस्कस करूं, 2-3 कंट्री से व्यापार थोड़ी कर रहे हैं। एयर रूट इज टू कॉस्टली, टू कॉस्टली, तो बेटा एयर रूट की भी बात नहीं कर रहे, हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे सस्ता रूट मरीन रूट है, उसी की ही बात चल रही है। ये बात समझ में, क्लियर है बात बाबू। आपको और क्या बताना पड़ सकता है, आप बेटा अगर टर्म प्राइस भेज रहे हो, सिर्फ प्राइस नहीं भेज के बस कर दोगे, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बताओगे, किस ग्रेड का प्रोडक्ट दोगे, आपको पोर्ट ऑफ डिलीवरी भी बताना पड़ेगा, किस पोर्ट पे डिलीवर करोगे प्रोडक्ट ये भी बताना पड़ेगा। सर यूएसए की कोस्टल लाइन भी तो काफी बड़ी होगी, एक ही पोर्ट होगा, इंडिया में एक ही है क्या, कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है इंडिया की भी, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो भैया ये तो बताना पड़ेगा ना किस पोर्ट पे दोगे। समझ में आती है बात,
बेटा एक, अब मैं सबसे काम की बात बता रहा हूँ, एक वर्ड आया था टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने कहा था मैं इस पर चर्चा करूंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जरूर लिखा होता है, कल को कभी कोई, क्या पता आप में से कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर ही बन जाए, काम कर ले, तो बेटा ये भी समझ में आएगा, याद भी करोगे उस दिन। बेटा क्या टर्म्स एंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं ये समझना। बेटा टर्म्स एंड कंडीशन में ना दो बातों में से आप एक बात को एग्री करते हो कि आप जो गुड्स दोगे वो एफओबी बेसिस पे दोगे या सीआईएफ बेसिस पे। टाइम लगेगा लगेगा, मेरे को कुछ नहीं पता, 2.5 की जगह 3 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं इन डिटेल पढ़ाने वाला हूँ ये पूरा डिटेल में। बेटा आप बताओगे कि मैं गुड्स एफओबी बेसिस पे दूंगा या सीआईएफ बेसिस पे दूंगा। ये क्या होता है एफओबी बेसिस और सीआईएफ बेसिस? बेटा एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब पता है क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है, मान लो बी ने ये कह दिया कि ये है कस्टम पोर्ट इंडिया का, ठीक है जी, मैं कस्टम पोर्ट पे गुड्स फेंक दूंगा बस, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपना एजेंट भेजो, इंडिया से एजेंट बुक करो, जो भी करो, मेरा मेरा जो रेट है 17 रुपए स्क्वायर फीट, ये एफओबी बेसिस का रेट है, मैं और कुछ नहीं जानता। ठीक है जी, ये होता है एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, कि कस्टम पोर्ट तक छोड़ देंगे, इसके बाद कुछ नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंश्योरेंस आप देखो, फ्रेट आप देखो, सब कुछ आप देखो। कभी कभी लोग रेट कोट करते हैं सीआईएफ, और अभी आप बता देना अच्छा क्या है, कि इंपोर्टर को क्या अच्छा लगता होगा। बेटा मान लो डी ने जो रेट दिया, उसने बोला 20 रुपए 22 रुपए स्क्वायर फीट, पर वो सीआईएफ बेसिस है। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मेरी, इंश्योरेंस मेरा, फ्रेट मेरी। यानी कि मैं जो रेट दे रहा हूं, आपके पोर्ट तक गुड्स पहुंचने का रेट दे रहा हूं। मतलब मैं ही यहां पर कस्टम पोर्ट पे रखूंगा गुड्स इंडिया के, मैं ही इंश्योरेंस करा के दूंगा गुड्स का, और मैं ही किराया भाड़ा दूंगा जब तक गुड्स आपके पास नहीं पहुंच सकता। तो लोग इसी में ही धोखा कर जाते हैं, जो नए नवेले एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं ना बेटा, उनके साथ जो दूसरा बंदा डील कर रहा होता है, वो इसी में ही धोखा कर जाता है। पहले क्लियर नहीं करते एफओबी है या सीआईएफ है, फिर कहते हैं मैं, हमने तो फ्री ऑन बोर्ड का था, हमने तो एफओबी बेसिस का था। समझ में आई बात? अच्छा क्या चाहता होगा इंपोर्टर, कैसे रेट मिले मुझे? सीआईएफ मिले ना, वो पंगा नहीं ले सकता ना ये, कि एजेंट अपॉइंट करें इंडिया में, उससे जिम्मेदारी दे इंश्योरेंस की, फ्रेट की। ज्यादातर लोग सीआईएफ रेट चाहते हैं रादर देन एफओबी बेसिस। आई होप मैंने क्लियर किया है। ठीक है जी, चले जाना एक दिन स्कूल, पता लग जाएगा कितना आता है किसको। ठीक है, चैलेंज के साथ कैमरे बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया। तुम खाली सहारनपुर सोच रहे होंगे, इतनी हल्की समझ नहीं है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं जी, वो बात अलग है कि किस्मत ने अभी तक साथ ना दियो। आगे बढ़ जाते हैं बेटा सेकंड हेडिंग की तरफ, रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। बेटा ये टेक्निकल वर्ड है, साथ साथ याद करना। कहता है अब ऑर्डर रिसीव होगा, और इंडेंट बोलते हैं इसको। सर सबने कोटेशन भेजी पहले स्टेप में, मान लो डी की कोटेशन सबसे सस्ती, सबसे अट्रैक्टिव थी, जो ए को सबसे अट्रैक्टिव लगी, सबसे सस्ती लगी। कहता है अब ऑर्डर रिसीव होगा, जिसकी कोटेशन सबसे सस्ती सबसे अट्रैक्टिव लगेगी इंपोर्टर को, उसको ऑर्डर मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं इंडेंट। बस इतनी सी हेडिंग है, मिल गया ऑर्डर डी को। ठीक है जी, अब बेटा जैसे ही डी को ऑर्डर मिला, मैं बाकी सबको पिक्चर से गायब कर देता हूं, अब मैं डीलिंग सिर्फ ए और डी की ही दिखाऊंगा। पहली हेडिंग तक बस मेरी चर्चा ये थी कि बहुत सारे एक्सपोर्टर हो सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई बात? और बस इतना ही कुछ लिखा होगा, देखो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा। इन केस द प्रोस्पेक्टिव बायर, यानी कि मेरे एग्जांपल में मिस्टर ए, फाइंड्स द एक्सपोर्ट प्राइस एंड द अदर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल, he place an order for the goods to be dispatched. This order, ब्रैकेट में लिखा, also known as indent, contain a description of goods order, price to be paid, delivery terms, packaging, marking detail, delivery instruction। सब कुछ लिखा होगा, कितने गुड्स भेजोगे, कितने प्राइस पर भेजोगे। लेट सपोज कि तय हुआ है 1 लाख टाइल है, पर टाइल लेट सपोज डिसाइड हुआ 80 रुपी, 80 लाख का ऑर्डर है। ठीक है जी, कहां कहां बेचना है, डिलीवरी की इंस्ट्रक्शन क्या, एडिशनल पैकेजिंग करनी है, ब्ला 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 सब कुछ। ठीक है जी, ऑर्डर आ चुका। पढ़ो जी नेक्स्ट वन। बेटा कहता है असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। देखो एंड से पहले लिखी गई बात अलग है, और एंड के बाद लिखी गई बात अलग है। असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस, देखो जी इधर देखो, मेरे एग्जांपल में इंपोर्टर कौन है? मिस्टर ए इंपोर्टर है, ये तो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर है।
बेटा मिस्टर डी क्या करेगा, इसको लगेगा भैया 80 लाख का ऑर्डर आ गया, मजाक बात तो है नहीं, 70 लाख मेरी बनाने की कॉस्ट है टाइल को, मैं तो सिर्फ 10 लाख ही कमाऊंगा, ऐसा थोड़ी 80 लाख डुबो के बैठ जाऊं। तो ये क्या करेगा, ये अपने कुछ लिंक्स से, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से कोशिश करेगा ये जानने की, अगर कोई इसका यूएसए में रहता है, कि ये इंपोर्टर कैसा आदमी है, इसको उधार दिया जा सकता है कि नहीं। कहता है असेस इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस, ये असेस करना शुरू करो कि इंपोर्टर उधार देने लायक है कि नहीं, उसकी कुछ क्रेडिट वर्दीनेस भी है कि नहीं है, कुछ इमेज है मार्केट में नहीं। देखो मैं आपको बता देता हूँ 99% केसेस में इमेज अच्छी होने के बाद भी हम इसे कहते हैं एलसी चाहिए भाई। एलसी मैंने अभी बता दिया था टॉपिक शुरू होने से पहले, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। पर फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि पता लगेगा जी मिस्टर ए तो ऑनर है 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, या 2500 करोड़ का, या 5000 करोड़ का, अगर ऐसा पता लगे तो हो सकता है अगर ये आदमी रिस्क लेने को तैयार हो, ये कुछ भी नहीं मांगता उससे कि ठीक है जी मैं जब डिलीवर करने लगूंगा तब करेंगे पैसों की बात। समझ आई बात। कहता है असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। मान लो इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस ठीक नहीं निकली, पता लगा बेकार आदमी है जी, पैसा रुक लेता है सबके, तो आप क्या कहोगे, एलसी बनवा कर दो। ठीक है जी। बेटा जब आप कहोगे एलसी के लिए, ये आपसे पूछेगा कि आपके आसपास कोई फॉरेन बैंक, आपने कहा जी बिल्कुल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है मेरे पास, ये जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, एलसी खुलवाएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गारंटी देगा इंडिया के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कि मैं दूंगा पैसे, मेरे पास पैसे पड़े हैं। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मिस्टर डी को गारंटी देगा कि आप वेसल पे गुड्स रख के आ जाओ, रसीद दे दो, मैं दूंगा पैसे। ये रख के आएगा, रसीद देगा, ये पैसे देगा, इसको पैसे देने वाला यही, बाकी सारी बात वही जो मैंने पहले बताई थी। क्लियर है जी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मेल रोक नहीं रहा फोन, और मैं हर सेकंड नहीं टोक सकता। क्लियर है ना जी बात। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, तीन बातें बिल्कुल डन, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग डन। आगे बढ़ जाए, चलो बेटा तीसरी हेडिंग पढ़ आप रहे हैं, मुझे बताना कोई दिक्कत लगे तो। डन, तीन समझ में आई अच्छे से, चौथी हेडिंग में और स्ट्रेंथ दिख जाएगी, मजा ही आ जाएगा। बेटा कहता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, इधर देखना चाहिए बेटा, जैसे इंडिया में गुड्स बेचने हो तो हम जीएसटी लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तो पैन कार्ड देते हैं, ऐसे ही बेटा अगर एक्सपोर्ट करना हो तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, विच इज नोन एज आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सीए दिलवाते हैं, ठीक है जी। तो हमें तो क्या, मैं इसलिए बोल रहा था कि कौन ही बताएगा तुम्हारे को हमारे से ज्यादा। बेटा क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस को, आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये इशू कौन करता है इंडिया में, इसको इशू करता है बेटा डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। आप आईसी लेंगे डीजीएफटी से, ठीक है जी। दूसरी बात, काम की बात है सुनना, खाली एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने का मतलब नहीं है एक बात बोल के खत्म कर दो। बेटा मिस्टर डी आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो खुलवा लो बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जब आपकी पेमेंट रिलीज करेगा नगद नहीं देगा बेटा, उस बैंक अकाउंट में डालेगा। दो बातें समझ में, बैंक अकाउंट क्यों चाहिए, एलसी के पैसे आपको नगद नहीं मिलेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे। पहली बात समझ में आई थी, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है। तीसरी बात बेटा आपको ईसीजीसी के पास रजिस्टर होना है, मैं एक मिनट पहले आपको दिखा देता हूं क्या लिखा है, फिर करता हूं इसकी बात। बेटा लिखा है आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इज मेड। प्लीज सामने देखना चाहिए बेटा, आपको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास रजिस्टर्ड हो जाओ। बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया में एक ही है, नोन एज ईसीजीसी। क्या नाम है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल,
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल, मैंने बोला कोई नहीं डिटेल में पढ़ा सकता, आप किताबें खोल के देख लेना अपनी पूरी 11th की, अगर ये काम का ही मिल जाए। ठीक है जी, मैं बताऊंगा विद रीजन कि क्यों रजिस्टर होना, पूछना एक मिनट स्कूल जाके ये क्यों लिखा हुआ है रजिस्टर हो जाना। बेटा ईसीजीसी के पास रजिस्टर होना, तू तो मत पूछियो, एक मिनट में बता देंगे कहां पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी टीचर ने ना 3-4 साल पहले बहुत बेइज्जती सही है बैच के अंदर, बच्चे पूछ रहे थी एलसी क्या होता है, कह दिया एलसी, एलसी ना वो पेपर होता है जिसपे उधार मिलता है। हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट का आधे से ज्यादा टीचर को मतलब नहीं, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं बच्चों को, बच्चे हंसते रहते हैं जाके। मेरे बच्चे ने बहुत बैंड बजाई थी, तब से वो थोड़ा सा ट्रिक रहती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि क्या चीज मैंने पढ़ाई हुई है। आओ जी सामने देखना जी। बेटा ईसीजीसी का क्या रोल है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। बेटा क्या अगर आप गुड्स भेज रहे हो फॉरेन कंट्री में, क्या उधार अलाउड होता है? बेटा एक एक्ट है इंडिया में नोन एज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एक लॉ है इंडिया में फेमा 1999, ये कहता है मैक्सिमम 90 दिन का उधार अलाउड होता है। बाबू आपने गुड्स भेजे, मान लो 90 दिन में पैसे नहीं आए, थर्ड स्टेप में आपने इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कराई, पता लगा 2,500 करोड़ का मालिक है, आपने पैसों के लिए बॉदर नहीं करा, ऐसा सामान भेज दिया 80 लाख का, ठीक है जी, और 90 दिन बीत गए, पैसे नहीं आए, क्या होगा पता है आपको? डी को जेल डाल देंगे 90 दिन। बड़ी हैरानी वाली बात है ना, आपको लगेगा बताओ डी की क्या गलती, देखो सबके चेहरे देखो कैसे हो गए, आपको लग रहा होगा डी की क्या गलती, इसने क्या करा, उधार इसने नहीं दिया, डी को कैसे जेल डाल देंगे? इंडिया में बेटा डी को जेल हो जाएगी। आपने नहीं पढ़े हुए लॉ, मैंने पढ़े, मैं ये भी बता देता हूं क्यों। अब सीए वाली बात बताता हूं, ठीक है ना, आपको तो लगता है पढ़ाने वाले टीचर है, आओ सीए की बात करते हैं थोड़ी सी, क्यों हो जाती है जेल ये भी समझना जरूरी है। बेटा पुराने टाइम में ना ऐसे ऐसे फ्रॉड इंडिया में हुए हैं जिसकी वजह से ये नियम बनाए गए। क्या करते थे लोग, थोड़ा सा ये समझना, स्विस बैंक का नाम सुना है सबने? स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड में एक बैंक है सबसे बड़ा स्विस बैंक। जब मोदी जी पीएम बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी मैं पीएम जब बनूंगा तो स्विस बैंक में जितनी ब्लैक मनी लोगों की है, इंडियंस की है, वो आएगी वापस। पता है कितने रुपए हैं? कोई आइडिया किसी को हो? कोई आइडिया नहीं, कुछ लाख करोड़ रुपए हैं, कुछ लाख करोड़ रुपए हैं। स्विस बैंक सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता है दुनिया में, जो ब्लैक मार्केटिंग की दुनिया में एंगेज लोग हैं, यानी कि वो किसी भी देश की गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि मेरे पास किसका बैंक अकाउंट है, कितने पैसे हैं, पर फिर भी ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लीक होकर आ जाती है। इंडिया में आपको पता ही है बेटा, 2000 के बाद का जो एरा रहा है वो बहुत फ्रॉड खुले हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन के, और आपको भी पता है ये पैसा कहाँ जाता होगा, हमेशा स्विस बैंक में जमा होता है। ठीक है जी, बहुत सारी ब्लैक मनी जमा है। अब बेटा ये पैसे पहुंचे कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। ठीक है जी, 2-3 रास्ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कभी किसी ने फॉरेन ट्रैवल किया है? यहाँ पर कोई बैठा है जो फॉरेन गया? कोई नहीं गया, गया मेहुल गया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है मेहुल भाई आप इनको बता दो आप गए होंगे और श्योरली एयर रूट से गए होंगे, ऐसा हो सकता है कि बिना मतलब आप फॉरेन गए, ठीक है जी, और बिना चेकिंग के, कस्टम के बिना चेकिंग के आपको जाने दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता? इतना तो आप भी समझते होंगे, वापसी आए होंगे तब भी कस्टम ने चेकिंग की होगी, चाहे लैंड रूट से चले जाओ, चाहे एयर रूट से चले जाओ, चाहे मरीन रूट से चले जाओ, बिना कस्टम की चेकिंग के नहीं जा सकते, है ना? अगर नहीं जा सकते तो ऐसी कौन सी हवाई जो पैसे उड़ाकर ले गए और स्विस बैंक में पैसे जमा हो गए? भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसी कौन सी हवाई जो पैसे उड़ाकर ले गई, यानी कि ये तो समझते होंगे कि दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है, हर चीज मैनेज हो सकती है, भूत भी नाचते हैं, इंसान की बात क्या कर रहे हो? तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं जहां से स्विस बैंक में पैसा जमा होता था। इधर देखो जी, लोग दिखाते थे मैंने करोड़ों मैं बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, अगर कोई बता देना, मुझे बता देना, मुझे पकड़ लेना, मैं हार मान लूंगा अगर कोई ये बात बता दे। बेटा 1 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट कर दिया ए को, ठीक है जी, आप दिखाते थे बुक्स में जी बैड डेट हो गया, इन्हें पैसे देने से मना कर दिया, और ए को पता है क्या कहते थे,
ये मेरा स्विस बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पैसे जमा कर दे डायरेक्टली 1 करोड़। बाहर पैसे जमा हो गए, इंडिया में पैसे नहीं आए, टैक्स नहीं देना पड़ा, बैड डेट हो गया, खत्म। ये रूट इतने साल चला, इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कर पाई। आखिरी में उनको यही नियम बनाना पड़ा कि अगर उधार ना आया तो तुझे जेल डाल देंगे। रीजन समझ में आया? बता देना कोई बता दे तो, मैं भी जानना चाहता हूं कोई इतना टैलेंटेड है। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलो मैंने पहली बात सी वाली बात भी बता दी तुम्हें। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप इतनी बात क्लियर होगी होगी। कारण क्या है लॉ का, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन बेटा आप ये सोचो, अगर कोई जेन्युइन पर्सन हो तो वो तो मर गया। मानो ऐसा जेन्युइन भी तो हो सकता है यार। तो उसको बचाने के लिए बेटा काउंसिल फॉर्म की गई, नोन एज ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। देखो नाम ही कितना प्यारा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। आपके क्रेडिट की गारंटी है, इसके पास जरूर रजिस्टर हो जाना एक्सपोर्ट करने से पहले। इनकेस 90 दिन में आपका पैसा ना ही आया, ईसीजीसी आपके बैंक अकाउंट में अपनी जेब से पैसा डालेगी और इस पर्सन के पास केस कर देगी। ये कुछ और नहीं, गवर्नमेंट का ही बोर्ड है। गवर्नमेंट के पास तो पूरी यूएसए की एक्सेस है, आपके पास है? पूरी जिंदगी लगा के भी साथ नहीं होनी, ढूंढ पाओगे कहाँ है, कहाँ रहता है? समझ में? आपको जेल जाने से बचाएगी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि अब ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। नाम क्या है एक बार दोबारा बोलना? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। वहां तो लिखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भैया ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, नोन एज ईसीजीसी। ठीक है जी। और भैया इतना प्यारा नाम, मैं तो कह रहा हूं अपना निक नेम रख लो, ईसीजीसी। कितना प्यारा नाम, क्यूट नहीं है? रख दियो बाबू का नाम आज, ईसीजीसी। चलो खैर रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।